रूस यूक्रेन जंग में अब किसी भी कीमत पर 30 दिन का युद्ध विराम नहीं होने वाला है। यूक्रेनी सेना ने रूस के भीतर 700 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर के भीषण हमला शुरू कर दिया है। रूस का एक बड़ा परमाणु हवाई अड्डा भी इसमें पूरी तरह से तबाह हो चुका है और दावा तो यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने जबरदस्त ड्रोन से हमले किए और इसकी वजह से परमाणु एयरबेस पर एटम बम फटने जैसा नजारा देखने को मिला है। उधर पुतिन ने ऐलान कर दिया है आपातकाल का और यह भी कह दिया है कि अब हम यूक्रेन के 4 नए इलाकों पर कब्जा करके रहेंगे। रूस में पहला परमाणु धमाका, पुतिन ने लगाया आपातकाल। ना तो अब पुतिन 30 दिन का युद्ध विराम करेंगे और ना ही ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने झुकने को तैयार है। पिछले 18 घंटे में रूस यूक्रेन जंग ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां या तो पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा या फिर पुतिन को यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप से युद्ध करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने रूस के सबसे सीक्रेट परमाणु ठिकाने पर ड्रोन से हमला करके पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन दोनों ही यूक्रेन के इस हमले से बौखला गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर हमला करके यूक्रेन ने रूस को सीधी चुनौती दे दी है। रूस के सारातोव इलाके में पूरी तरह से आपातकाल लगा दिया गया है, जबकि पुतिन ने रूस के 4 ऐसे इलाकों पर दावा ठोक दिया है जिस पर अभी तक रूस का कब्जा नहीं हुआ है। इस दावे के बाद से ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि हम मर जाएंगे लेकिन रूस को अपने 4 इलाके नहीं जीतने देंगे। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को F-16 जेट की नई खेप भी मिल गई है, जिससे यूक्रेनी वायुसेना ने तेजी से रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। यानी अब 30 दिन का युद्ध विराम नहीं बल्कि 30 दिन का भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। रूस में परमाणु धमाका, पुतिन का खूनी बदला। जरा रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-95, Tu-160 की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये रूस के वो बम वर्षक हैं जो दुनिया के किसी भी देश में परमाणु बम गिरा सकते हैं। पुतिन ने इन परमाणु बम वर्षकों में ऐसे एटम बम फिट कर रखे हैं जो यूक्रेन जैसे 10 देशों को सिर्फ 10 सेकंड में भस्म कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के सारातोव इलाके में मौजूद एंगल्स 2 एयरबेस पर ऐसे भीषण ड्रोन हमले किए हैं जिसने रूस के एंगल्स 2 एयरबेस के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जरा एंगल्स 2 एयरबेस से आई इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद भीषण धमाका हुआ और ऐसा लगा जैसे रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर परमाणु बम से धमाका हो गया हो। ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। रूस ने यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी लगा दी है। आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए। यूक्रेनी मीडिया की खबरों के दावों के मुताबिक रूस के सारातोव में मौजूद एंगल्स 2 एयरबेस पर जिस वक्त रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-95, Tu-160 खड़े थे, उसी वक्त यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी एयर डिफेंस को चकमा देते हुए एंगल्स 2 एयरबेस पर जोरदार धमाके कर दिए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन हमले ने एंगल्स 2 एयरबेस में भयंकर धमाके कर दिए। ड्रोन से धमाका होते ही एंगल्स 2 एयरबेस पर परमाणु बम जैसा धमाका होने लगा और ऐसा लगा कि एंगल्स 2 एयरबेस पर मौजूद रूस के किसी परमाणु बम में ड्रोन हमले के बाद विस्फोट हो गया हो। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से रूस के एंगल्स 2 एयरबेस के आसपास जोरदार भूकंप आ गया। कुछ रिपोर्ट्स में शक जताया गया है कि शायद यूक्रेन ड्रोन ने रूस के परमाणु बम
या मिसाइल में धमाका कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर हमला यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU और यूक्रेन के सशस्त्र बलों के विशेष अभियान बलों के द्वारा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि हमले के वक्त एयरफील्ड में रूस के Tu-95 और Tu-160 रणनीतिक बम वर्षक विमान मौजूद थे। युद्ध में यूक्रेन पर मिसाइल हमले करने के लिए रूस की सेना द्वारा बार बार इन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। धमाके के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं और आसपास की इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं। इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। विस्फोटों में रूस के कई सामरिक ठिकाने नष्ट हो गए हैं। वहीं रूस ने भी इस हमले का जवाब देने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी एयरफोर्स ने 132 ड्रोन को मार गिराया है जो उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। यह हमला उस समय हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना शर्त 30 दिनों के सीज फायर प्रस्ताव को नकारा था। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से सारातोव इलाके में आपातकाल लगा दिया गया है। Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые товарищи, вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. इधर दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमलों की सारी हदें पार कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिग और सुखोई सीरीज के जेट ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर भयंकर हमले कर दिए हैं, जबकि रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना पर रूसी तोप, टैंक और मिसाइलों से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके की इमारतें धू कर जल रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के लगभग 25% इलाके पर कब्जा करने के बाद भी पुतिन हमले रोकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहता है ताकि यूक्रेन हमेशा के लिए रूस का गुलाम बना रहे। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस की 1.5 लाख नई सेना इस वक्त यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिजिया पर कब्जा करने में जुटे हैं। जरा इस एनिमेशन को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 90 मिनट की फोन कॉल में 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन को अपने 4 इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिजिया रूस को देने होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि 3 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक रूसी सेना यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिजिया पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बावजूद पुतिन ने साफ कर दिया है जिन इलाकों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है वो रूस के पास रहेंगे और जो इलाके अभी तक रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है वो यूक्रेन को हर हाल में देने पड़ेंगे, तभी युद्ध विराम होगा। यानी अब पुतिन का यूक्रेन मिशन पूरी तरह से क्लियर है। यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिजिया पर रूस का पूरी तरह से कब्जा। अगर ऐसा होता है तो ये यूक्रेन के लिए मौत से भी बदतर स्थिति होगी। नए F-16 जेट से रूस पर हमले, ट्रंप का पुतिन से धोखा। इधर हारते हाफते यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क इलाके में नए F-16 लड़ाकू जेट से रूस पर हमले शुरू हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से वादा किया था कि वो यूक्रेन को एक भी घातक हथियार नहीं देंगे, लेकिन बावजूद उसके अमेरिकी F-16 के नए जेट यूक्रेन को मिल गए हैं और इस वक्त उसी से भयंकर हमले रूस पर किए जा रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि रूस के तेल रिफाइनरी पर भी जमकर हमले हो रहे हैं, जिसमें F-16 जेट से भी यूक्रेन हमले कर रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। भस्म कर दिया रूस का कुर्स्क, यूक्रेन का हवाई हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुदजा में एक गैस स्टेशन में भीषण आग आप साफ देख सकते हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त हवाई हमले करके रूस के सुदजा गैस स्टेशन को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया है। हम आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने कुर्स्क के सबसे बड़े शहर सुदजा से यूक्रेनियों को खदेड़ा था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने फिर पलटवार करके रूस पर भयंकर हमला किया है।
रॉयटर्स ने गैस स्टेशन पर हुए हमले की पुष्टि की है। स्थानीय रूसी मीडिया ने भी 21 मार्च को माना कि सुज्जा गैस स्टेशन पर बहुत बड़ा यूक्रेनी हमला हुआ है। 1500 F-16 से हमला, रूस के खिलाफ नेटो युद्ध। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट है, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। नेतन्याहू को ट्वीट करके यह बताना पड़ा कि इजराइल में गृह युद्ध नहीं होगा। नेतन्याहू को ऐसा आखिर क्यों कहना पड़ा? सवाल यह भी कि आखिर इजराइल की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ यह गुस्सा क्यों भड़कने लगा है? अब सबकी नजर है शनिवार पर, जब नेतन्याहू कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। सीज फायर गाजा में टूटा है, लेकिन कोहराम यरूशलेम में मचा है। ये पश्चिमी यरूशलेम का इलाका है जिस पर इजराइल का कंट्रोल है, और यहां पर इजराइल के लोगों पर वाटर कैनन चल रही है। ये नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा है, जो वाटर कैनन की रफ्तार से तेज बरस रहा है। यहां लोग बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी झड़प न सिर्फ इजराइल की पुलिस से हो रही है, बल्कि नेतन्याहू के समर्थक भी उनसे लड़ रहे हैं। जब गाजा में इजराइल की बमबारी तेज हो रही है, जब 48 घंटे के अंदर 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा में मारे जा चुके हैं, तब कोहराम तेल अवीव से यरूशलेम तक क्यों मचा हुआ है? ये भीड़ अपने प्रधानमंत्री को क्या बताना चाहती है? ये भीड़ अपनी सरकार का विरोध आखिर क्यों कर रही है? क्या वो सिर्फ अपने बंधक वापस चाहते हैं, या फिर वो गाजा में बमबारी के खिलाफ हैं? यानी इजराइल की जंग को अब इजराइल में ही चैलेंज मिल रहा है। Very worried about the fate of all the hostages, because we know that the military pressure puts a very, very large risk on their lives. My cousin Carmel Gat was murdered because of the military pressure. And we know that there are more than 20 hostages still alive in captivity. We have to make sure that they're back alive. नेतन्याहू को बताने की कोशिश हो रही है कि युद्ध उनके सिर के चारों तरफ घूम रहा है। नेतन्याहू को बताने की कोशिश हो रही है कि अगर उनका युद्ध तेज हुआ तो बाकी बचे बंधकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के 24 बंधक हैं, और उनको लेकर पूरे इजराइल में गुस्सा फूट रहा है। क्योंकि नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़कर गाजा पर फिर बमबारी शुरू कर दी है। उत्तरी गाजा के हालात बहुत नाजुक हैं, क्योंकि इजराइल का बम कहां गिरेगा ये किसी को नहीं मालूम। दक्षिणी गाजा में भी इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रफा की तरफ फिर से इजराइल की सेना घुसी है। इस तरफ सीज फायर टूटने के बाद इजराइल ने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से गाजा में हमले शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब जो भी बात होगी वो बमबारी के बीच होगी, यानी अब सीज फायर नहीं, डबल फायर के बीच बात होगी। יחד עם שר הביטחון קיבלתי את המלצת צה"ל והמלצת גורמי הביטחון לחזור ללחימה עצימה נגד החמאס. מכאן ואילך ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך משא ומתן יתנהל רק תחת אש. इजराइल और हमास युद्ध के 550 दिन होने वाले हैं,
और इजराइल की बमबारी पर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 18 मार्च से अब तक 710 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ का दावा है कि 48 घंटे के ऑपरेशन में ही 200 बच्चों की जान चली गई है। החמאס כבר הרגיש ביממה האחרונה את נחת זרוענו, ואני רוצה להבטיח לכם, אני רוצה להבטיח לו, זו רק ההתחלה. אנחנו נמשיך להילחם כדי להשיג את כל מטרות המלחמה. שחרור כל חטופינו, חיסול החמאס, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. इजराइल को बड़ी वार्निंग हमेशा की तरह ईरान की तरफ से आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए। مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرینه. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایسته. नेतन्याहू के दिमाग में युद्ध चल रहा है, ये बात सब जानते हैं, चाहे वो उनके दुश्मन हो या फिर इजराइल की पब्लिक। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल कि नेतन्याहू की पॉलिटिक्स पर क्या चल रहा है, उनके वॉर मैनेजमेंट पर क्या चल रहा है। इस युद्ध के दौरान नेतन्याहू के 3 सबसे बड़े कमांडर या तो इस्तीफा दे चुके हैं या फिर उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। इनमें बड़ा नाम है इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट का, जो लगातार वॉर रूम में रहकर गाजा के मोर्चों को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा नाम इजराइल के सेना अध्यक्ष रहे हर्जी हलेवी का, जो कि अब पद छोड़ चुके हैं, लेकिन इजराइल के हर ऑपरेशन पर उनकी छाप है। तीसरा और ताजा नाम है शिन बेत के प्रमुख रोनेन बार। मोसाद की तरह आंतरिक इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी रोनेन बार पर ही रही है, लेकिन अब उन्हें पद से हटा दिया गया है। वैसे इन सब इस्तीफों या बर्खास्तगी के बीच सवाल ये है कि सीज फायर के दौरान जब इजराइल बंधक छोड़े जा रहे थे तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से युद्ध शुरू हो गया। इजराइल ने गाजा पर बंकर बस्टर बम क्यों गिराने शुरू कर दिए? हमास और इजराइल के बीच ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू को लगा कि अब बटन दबाना ही पड़ेगा? Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर जनवरी में हुए सीज फायर से 2 महीने बाद अचानक कैसे शुरू कर दी? इसके लिए आपको इजराइल को अमेरिका से मिली बंकर बस्टर वाली मदद को भी समझना पड़ेगा। 15-16 फरवरी के आसपास का ये वीडियो है। ये इजराइल का अशदोद बंदरगाह है। इजराइल के अशदोद पोर्ट पर गुजर रहे ये ट्रक बहुत ही खतरनाक कंटेनर लेकर गुजरे। इन कंटेनरों में ऐसे बम रखे गए जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है, जो बम गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। इन ट्रकों को बहुत ही सुरक्षा के साथ निकाला गया। बमों की इस खेप का इजराइल लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। अमेरिका ने 2000 पाउंड के 1800 बम इजराइल भेजे। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बड़ा धमाकेदार तोहफा माना गया। सवाल उठने लगे कि क्या इस तोहफे का मतलब गाजा में फिर से बमबारी का इरादा है? इजराइल की एयरफोर्स फौरन सुपर एक्टिव मोड में आ गई। इजराइल के एयरबेस पर काम तेज हो गया और यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है। इसी बम से इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में उन जगहों पर तबाही मचाई जहां हिजबुल्लाह के अड्डे बताए गए। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर यह समझ सकते हैं।
जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। अमेरिका के बम पर इजराइल को बहुत भरोसा है। वैसे सिर्फ बम पर ही नहीं, इजराइल को ट्रंप पर बम से भी ज्यादा भरोसा है। ये बात नेतन्याहू कई बार बोल भी चुके हैं। The president made it very clear to Hamas that if they did not release all of the hostages, there would be all hell to pay. And unfortunately, Hamas chose to play games in the media with lives. This situation, let's not forget, is completely the fault of Hamas when they launched that brutal attack on Israel on October 7th. And the president has made it very clear that he wants all of those hostages to come home, and he fully supports Israel and the IDF and the actions that they've taken in recent days. अब इसी बम के जरिए गाजा में फिर से कोहराम देखने को मिला है। इजराइल का दावा है कि उसने इस बम से हमास को खत्म करने का काम आगे बढ़ा दिया है। Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. नेतन्याहू का इरादा साफ है। वो हमास को साफ करने के लिए गाजा को साफ कर रहे हैं। लेकिन इजराइल की पब्लिक के बीच नेतन्याहू फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध रुकने की बजाय और तेज हो गया है और बंधकों की रिहाई पर फुल स्टॉप लग गया है। पश्चिमी यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के पास प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ, जरा गौर से देखिए। ये सभी इजराइल के लोग हैं और युद्ध खत्म करने के लिए साथ साथ बंधकों को वापस लाने के लिए भी ये अपनी मांग सड़कों पर उतर कर रहे हैं। इनका मानना है कि जिन भी बंधक की अभी तक मौत हुई है उसकी वजह नेतन्याहू की बमबारी है, क्योंकि अब तक सीज फायर करके बंधकों को छुड़ाना मुमकिन साबित हुआ, न कि गाजा पर नॉन स्टॉप बमबारी से। तेल अवीव से लेकर पश्चिमी यरूशलेम तक हंगामा बहुत ज्यादा है। नेतन्याहू के लिए इन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल